हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए जनरल साइंस की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स में आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा मोशन। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस अटेंड नहीं किए हैं सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप हैं। कॉन्सेप्ट चैनल पर आप जाएंगे, आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा ज्योग्राफी और जनरल साइंस। इन सभी सेशंस को थॉरली फॉलो करें। उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट्स में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप जैसा भी फील करते हैं उन सेशंस के बारे में। ऑलराइट, उसके अलावा आप मेरी स्पेशल क्लासेस को जरूर अटेंड करें। मेरी प्रोफाइल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सभी स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स जो है वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। आने वाली सभी स्पेशल क्लासेस के बारे में आपको प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन स्पेशल क्लासेस में अभी हमारी हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज चल रही है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सेशंस चल रहे हैं। पेपर 2 में वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो सेशंस हैं, ये सेशंस आपको जीएस 1 के सेशंस की तरह भी सर्व करेंगे। सो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं भी है तो भी मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की पेपर 2 की सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो मेक श्योर यू अटेंड माई हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 के सेशंस, राइट। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने करवाई है, राइट, स्पेशल क्लासेस में। सो मेक श्योर कि आप इन सेशंस को अटेंड करें ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम किया जा सके। उसके अलावा अगर आपने अभी तक स्पेशल क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो मैं आपको स्पेशल क्लासेस के फीचर्स बता दूं कि बहुत हाईली इंटरेक्टिव है हमारी स्पेशल क्लासेस। क्यों? क्योंकि मैं इन क्लासेस में लाइव आता हूं, राइट। मैं पोल्स कंडक्ट करवाता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जिससे हम आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप देन एंड देयर अपने डाउट्स जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं मुझसे। आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको प्रॉपर जो है वो लेक्चर्स के नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कहीं भी और किसी भी समय बैठकर जो है वो इन वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। यानी कि अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो आपके पास अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करें, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे तो आपको आगे आने वाले सभी सेशंस के रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। ऑलराइट, उसके अलावा सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको मिलती हैं डेली की लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहता है आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में आपको ऑब्वियसली ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये प्लान्स ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट हैं आपके लिए। ऑलराइट, आइकॉनिक में आपको आइकॉनिक के फीचर्स में आपको पर्सनल एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है जो कि थ्रू आउट आपकी जर्नी के साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपके सभी डाउट्स और प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करेगा, राइट। उसके अलावा आप जितने भी टेस्ट देंगे उस टेस्ट का आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर काम किया जा सके। एक्सपर्ट्स की आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर तो आपको मिलेगा ही ऑब्वियसली। उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब भी आपके पास मौका हो प्लस कॉम्बो या आइकॉनिक कॉम्बो जो प्लान्स हैं तो कॉम्बो प्लान्स को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों के फीचर्स मिले। वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट है आपके लिए। नेवरदलेस यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, राइट। आप 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्वियसली उसमें मिलेगा। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन प्लस और आइकॉनिक प्लान्स को। उसके अलावा लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। 1-on-1 पर्सनल कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, 1-on-1 डाउट सॉल्विंग आपको दी जाती है। आप जितने भी टेस्ट देंगे उसका इवेल्युएशन आपको दिया जाएगा, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, स्टडी बूस्टर सेशंस आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली, जिसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो टॉपर्स हैं वो आपको अपनी पूरी जर्नी का इंसाइट देंगे या करियर का इंसाइट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा लाइव क्लासेस तो हैं ही, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज तो आपको मिलते ही रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप अटेंड करें हमारे लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म्स को। उसके अलावा रेज अ हैंड एक बहुत बेहतरीन फीचर है। अगर आपका कोई भी लाइव सेशन के दौरान डाउट डाउट होता है तो आप अपना हैंड रेज करके जो है वो देन एंड देयर डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। यूपीएससी सीएससी क्लियर करने के लिए बहुत बेहतरीन ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें 4 करोड़ की पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल। 60 मिनट्स में 60 या 56 क्वेश्चन जो है वो आपको करने रहेंगे। एंड्रॉइड डिवाइस पर अवेलेबल है एवरी संडे 11 AM। टू एनरोल मेक श्योर यू यूज माई कोड चौहान सर हिस्ट्री। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हमें हमारी फिजिक्स की कहानी जो है वो शुरू करनी है जनरल साइंस में।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, केमिस्ट्री के बाद मैं आपको फिजिक्स कवर करवाऊंगा और उसके बाद फिर हम बायोलॉजी की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। फिजिक्स में जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं, जैसे आज हम अपनी कहानी को शुरू करने जा रहे हैं मोशन के साथ। मोशन के बाद हम कवर करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी, या सिंपली अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमें समझने हैं। उसके अलावा फिर हम फ्लूइड डायनामिक्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड समझने की कोशिश करेंगे। हीट के बारे में समझेंगे, वेव्स के बारे में समझेंगे, राइट, साउंड के बारे में समझेंगे, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा मैग्नेटिज्म, राइट, एंड मॉडर्न, लास्ट में हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, राइट। सो ये हमारा सिलेबस होने जा रहा है फिजिक्स का, जिसमें आज हम कहानी जो है वो मोशन से शुरू करने जा रहे हैं। मोशन में मैं आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोग जानते ही हैं कि हम कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करते हैं अपने, हमारे कॉन्सेप्ट पर जो है वो थॉरो पकड़ होनी चाहिए, वहीं से ही जो है वो हमारा सारा जो है वो क्या बोलते हैं अप्रोच डेराइव्ड है, राइट। अब बात यहाँ पर आती है कि आपको मेरे सेशंस के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपके सेशंस सफिशिएंट रहेंगे, राइट, आप जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं क्या वो सफिशिएंट रहेंगे हमारी प्रिपरेशन के लिए, या हमें और भी किसी बुक का सहारा लेना चाहिए, राइट। तो मैं हमेशा की तरह रेकमेंड करूंगा कि मेरे सेशंस तो आप लोग पढ़े ही, बट स्टैंडर्ड बुक्स को जरूर कवर करें भाई। स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको जरूर कवर करें। अगर आप लोग जनरल साइंस के बारे में जब पढ़ना चाहते हैं, मतलब जनरल साइंस के लिए अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कौन सी बुक कवर करें, तो 6 से 10th तक की जो है वो साइंस की बुक्स आपको ज़रूर कवर करनी चाहिए। एनसीईआरटी की बहुत बेहतरीन किताबें हैं। और अगर आप फिर भी फर्दर आपके अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी बच जाती है, फर्दर जो है वो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप टॉपिक वाइज जो है वो 11th और 12th की बुक में से भी उठा सकते हैं। लेकिन मैं इतना आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप 11th और 12th की हैवी जो किताबें हैं उनको उठाएं, और उतना डीप में जो है वो आपको पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। नेवरदलेस आपके पास बेसिक्स जो है वो कंसेप्चुअल नॉलेज ज़बरदस्त होनी चाहिए साइंस की, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्री प्लस मेंस, डायनामिक प्लस स्टैटिक और इंटर प्लस इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो अगर फॉर दैट मैटर आपको ज्योग्राफी अगर समझनी है तो फिजिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ज्योग्राफी भी, जैसे कि मैंने आपको कहा, इट्स अ साइंस इन विच वी स्टडी द स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस। वैसा ही कुछ स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा, राइट। फिजिक्स में भी हम मोशन में स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस ही समझते हुए आपको दिखेंगे, राइट। अब जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको ओशियनोग्राफी सॉरी क्लाइमेटोलॉजी के लिए कॉज एंड इफेक्ट का फंडा समझाया था। फिजिक्स में जो है वो हमारा थोड़ा सा इंटरलिंक्ड जो है वो मामला हो जाएगा, यानी कि मोशन को समझने के लिए, यानी कि यहाँ पर इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो आपको ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। मोशंस को समझने के लिए वर्क, एनर्जी, पावर की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा समझ रहे हैं, ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो आपको जोड़कर पढ़ने होंगे। फिजिक्स एक बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन जो है वो सब्जेक्ट है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस सब्जेक्ट को जो है वो, इस सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स को आपको बहुत क्लैरिटी से समझा सकूं। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हर मेरे सेशन के बाद आप उस टॉपिक को एक बार एनसीईआरटी से उठाकर ज़रूर देखें। और अगर आप 6 से 10th तक ना कवर कर सकें तो 9th और 10th की एनसीईआरटी, फॉर दैट मैटर 8th, 9th और 10th की एनसीईआरटीज में से इन टॉपिक्स को ढूंढ कर तो ज़रूर पढ़े, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ऑलराइट, सो आपको सिलेबस पता चल गया फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है। मोशन हम कवर करेंगे, देन हम वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में समझेंगे, देन ग्रेविटेशन, देन फ्लूइड डायनामिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हीट। देख रहे हैं आप, ये सारी फिजिकल फोर्सेस, एनर्जीज, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है ना। हीट, एनर्जी, मैंने आपको बोला था कि पार्टिकल का जो है वो मैटर का कौन सा नेचर है, दो नेचर है मैटर के, एक क्या है पार्टिकल नेचर, दूसरा क्या है वेव नेचर। केमिस्ट्री में मैंने आपको पार्टिकल नेचर समझाया, फिजिक्स में मैं आपको वेव नेचर समझाऊंगा पार्टिकल का अच्छे से। तब देखिए, ज्योग्राफी समझाने के लिए भी मैंने आपको पार्टिकल नेचर की अप्रोच जो है वो बहुत ज़रूरी बताई है। क्योंकि अगर कहीं पर भी मैटर में आपको चेंज पढ़ना है तो आपके पास मैटर के जो डुअल नेचर है उसकी खासी समझ होनी चाहिए, उसका इतना
खासी समझ जब मैं बोल रहा हूं, यानी कि आपको बिल्कुल जो है वो इंट्रिकेसीज में नहीं उतरना, लेकिन फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। सो आई होप फंडामेंटल्स इन फिजिक्स जो है वो मैं आपको क्लियर करने में कामयाब रहूंगा, राइट। मेरी कोशिश जो है वो पूरी रहेगी कि फिजिक्स जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ जो है वो आपकी काफ़ी अच्छी जो है वो तालमेल मैंने सेट कर दिया है, वैसा ही कुछ मैं फिजिक्स के साथ भी कर सकूं। सो आज की कहानी हमें मोशन के साथ शुरू करनी है, और मोशन को आज मैं कुछ स्टेटमेंट्स के माध्यम से जो है वो आपको समझाना चाहूँगा। आई होप आप लोग जो है वो बिल्कुल तैयार होंगे फिजिक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में, राइट। तो उनको फिजिक्स से खास तौर पर बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि फिजिक्स का डर जो है वो आपके अंदर से मैं निकालने की कोशिश करूं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद मोशन। सो मोशन क्या है? अ बॉडी is said to be in a state of motion if it changes its position continuously with respect to an observer or a reference point with the passage of time। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टेटमेंट ने क्या बोला। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, इस एक बेसिक स्टेटमेंट में बहुत सारे पॉइंट जो है वो कवर हो रहे हैं, बहुत फंडामेंटल नॉलेज जो है वो यहां पर दी गई है, राइट। सो मोशन क्या है? सबसे पहले क्या बोला कि मोशन एक स्टेट है किसी बॉडी की, है ना। किसी एक बॉडी की स्टेट है। अब ये स्टेट जो है वो पॉलिटी वाला नहीं है, राज्य नहीं है ये, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैटर्स की डिफरेंट मैटर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है ना। गैसियस में, सॉलिड में, लिक्विड में, राइट। यानी कि उसकी क्या अवस्था है, स्टेट क्या है। सो मोशन क्या है? इट इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, कि इस समय बॉडी जो है वो उसकी अवस्था क्या है। कोई भी बॉडी है, कोई भी मैटर है, कोई भी जो है वो सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी हम वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये पेन है, दिस इज अ बॉडी, राइट। हम क्या है? वी आर ह्यूमन बॉडी, राइट। उसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए आप बॉडी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप मोशन या फिजिकल फंडामेंटल्स को आप समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो किसी भी बॉडी की एक ऐसी, किसी भी बॉडी की क्या स्टेट हो सकती है ना। तो अगर आप उसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे तो वो मैटर से बनेगा, वो मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में हो सकता है, राइट। बट उस बॉडी की स्पेस में फिजिकल प्रेजेंस कैसी है, क्या अवस्था है उसकी, तो मोस्ट प्रोबेबली या जनरली अगर आप बात करें तो दो तरह की जो है वो उस बॉडी की स्टेट हो सकती है। या तो वो बॉडी रेस्ट में होगी, या तो वो बॉडी मोशन में होगी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। बट मैंने आपको क्या बोला कि जैसे कि ज्योग्राफी में हमने कॉन्सेप्ट समझा था, ज्योग्राफी इज अ साइंस इन विच वी स्टडी स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन। सो जहां पर भी स्टेट की बात आ जाएगी ना, वहां पर भी हम क्या समझ रहे हैं? हम वेरिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। चेंज, देखिए चेंज एक ऐसी चीज है ना, बदलाव नेचर का रूल है, ठीक है। आप केमिस्ट्री में समझेंगे तो वहां पर भी पार्टिकल में क्या चेंज हो रहा है, राइट। आप अगर फिजिक्स को समझेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि किसी भी एक बॉडी में क्या चेंज आ रहा है, किस तरह का बदलाव आ रहा है, राइट। तो बॉडी की स्टेट में क्या चेंज है ना। एंड विद दैट चेंज, विद टाइम जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो मोशन इज व्हाट? मोशन इज स्टेट ऑफ अ बॉडी, राइट। स्टेटमेंट में देखिएगा क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन if it changes its position continuously with respect to an observer or reference point with the passage of time। so किसी भी बॉडी की दो स्टेट हो सकती है ना। अच्छा, मैं यहां पर स्टेट के साथ जो है वो ये दोनों पॉइंट इंक्लूड करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। क्या क्या स्टेट हो सकती है? रेस्ट, और उसकी अवस्था क्या हो सकती है? या तो वो मोशन में होगी या तो वो रेस्ट में होगी, ठीक है। ये दो स्टेट हो सकती है, या तो मोशन में होगी या तो वो रेस्ट में होगी, कोई भी बॉडी, है ना। तो किसी भी बॉडी को आप मोशन में कब बोलेंगे? किसी बॉडी को आप मोशन में तब बोलेंगे जब वो क्या कर रही है? वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ध्यान ध्यान से देखिएगा, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली, ठीक है। वैसे इट इज नॉट, देखिए
कंटिन्यूअसली लिखने का मतलब क्या है कि अगर वो कंटिन्यूअसली नहीं कर रही है मतलब वो रुक गई, है ना। अगर कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रही है तो वो रुक गई, अगर वो रुक गई तो वो रेस्ट में आ गई, है ना, तो वो रेस्ट में हम कंसीडर करेंगे। सो चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, है ना, और एक दूसरी चीज जो है वो यहां पर खड़ी है, राइट। अब ये चीज मूव कर रही है, ये आपको कैसे पता, है ना। आप मान लीजिए आप जो है वो अपने घर के अंदर खड़े हैं और खिड़की में से बाहर सड़क को देख रहे हैं, है ना। आप घर के अंदर हैं, खिड़की में से बाहर सड़क को देख रहे हैं और सड़क पे अगर कोई व्हीकल गुजर रहा है तो आप कहेंगे कि ये व्हीकल चल रहा है ना। दैट मीन्स उस व्हीकल उस बॉडी की स्टेट क्या है, किस स्टेट में है, वो मोशन की स्टेट में है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मोशन की स्टेट में, आपने कैसे गेस कर लिया, यानी आपके दिमाग को कैसे पता चला कि वो मोशन की स्टेट में है, क्योंकि आपको वो चलता हुआ नजर आ रहा था, है ना। ठीक है, आप यहां खड़े थे और वो चीज चलती हुई नजर आ रही थी। बट अगर मैं आपको स्पेस में ले जाऊं, है ना, अगर मान लीजिए आप अगर स्पेस में हैं, राइट, और अगर आपके पास आसपास जो है वो एयर नहीं है, बट नीचे एक बहुत बड़ा जो है वो कोई सेलेस्टियल बॉडी है और वो सेलेस्टियल बॉडी आपको अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, लेकिन अगर आसपास में एटमॉस्फेयर नहीं है तो आपके ऊपर जो है वो एयर आकर टकराएगी नहीं, तो आपको अपना डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो फील नहीं होगा, है ना। हमें ग्रेविटी महसूस करवाता है एयर मीडियम, राइट। या अगर समझने की कोशिश करें, अगर आप अपना हाथ भी मूव कर रहे हैं एयर में तो एयर पार्टिकल्स मौजूद होने की वजह से आपको महसूस हो रहा है कि कोई सर्टेन रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप स्पेस में होंगे जहां पर अगर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है और अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी आपको अपनी तरफ खींच रही है तो आप फ्री फॉल में होंगे, आप गिर रहे होंगे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। बट आपको वो आपका मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्पेस में अटके हुए हैं और आप जो है वो तैर रहे होंगे, ठीक है। अब जब आप गिर रहे हैं और अगर आप दूसरी ऑब्जेक्ट को या दूसरे व्यक्ति को भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों के दोनों जो है वो क्या है, अटके हुए हैं, राइट। आपको मूवमेंट महसूस नहीं होगी, जबकि आप ग्रेविटेशनल पुल के अंदर यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत तेजी से गिर रहे हैं उस सेलेस्टियल बॉडी की तरफ। लेकिन जब आप दूसरी ऑब्जेक्ट को देखेंगे या दूसरी बॉडी को देखेंगे तो आपको उसमें मूवमेंट नहीं नजर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या मोशन प्रेजेंट नहीं है? मोशन डेफिनेटली प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपको वो मोशन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। मोशन हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिखता है, यानी कोई चीज स्टेशनरी है, राइट, और अगर उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन बदल रही है देन ओनली यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व अ मोशन। हमारा दिमाग तभी मोशन देख पाएगा जब हमारे पास कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा। इसको मैं इस तरह पुट करता हूं, ठीक है। आप मान लीजिए आप एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, आप बचपन में जो है वो गाड़ी और बस में अगर ट्रेन में आप ट्रेवल करते थे तो आप दूर देखते थे, जब बहुत दूर अगर आप प्लेन्स में ट्रेवल कर रहे हैं तो बहुत दूर के जो पेड़ हैं वो आपको ऐसा लगता था कि कुछ पेड़ जो है वो आपके साथ चल रहे हैं, है ना। कुछ पेड़ जो बिल्कुल पास के पेड़ थे वो तो तुरंत जो है वो आपकी नजर से पीछे हट जाएंगे, है ना। मान लीजिए आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो जो बिल्कुल नजदीक की बॉडी है, बिल्कुल नजदीक की ऑब्जेक्ट है, वो बिल्कुल तुरंत पीछे चली जाएगी। लेकिन जो बहुत दूर की बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो आपको ऐसा लगेगा कि या तो वो आपके साथ चल रहे हैं या तो वो खड़े हुए हैं बिल्कुल, ठीक है। ऐसा क्यों, जबकि वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, राइट। ऐसा इसीलिए क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो आपके पास वहां पर मौजूद नहीं था, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये पॉइंट्स, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो, कोई बात नहीं। ये मैं इन पॉइंट्स को मैंने अभी इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि आगे इनको और डिटेल में जो है वो समझाना है मुझे, बट मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपको और थोड़ी सी आसानी से समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं, राइट। कोई एक सड़क है और उसमें एक गाड़ी है और एक व्यक्ति उस गाड़ी के अंदर भी बैठा है, राइट। अब आप जब इस गाड़ी को चलते हुए देख रहे हैं तो ये गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, राइट, मोशन में है ना, क्योंकि ये अपनी
पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है विद टाइम, है ना, क्योंकि अगर आपने 1 सेकंड पहले देखा तो गाड़ी यहां थी, दूसरे सेकंड गाड़ी यहां आई, तीसरे सेकंड गाड़ी यहां पहुंच गई। सो विद टाइम जो है वो ये गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, ठीक है। बट ये जो व्यक्ति अंदर इस गाड़ी के बैठा हुआ था, ये तो गाड़ी के अंदर ही है, क्या ये व्यक्ति जो है वो मूव कर रहा है? नहीं ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि आपके हिसाब से ये गाड़ी मूव कर रही है, राइट, लेकिन मान लीजिए इस गाड़ी में 2 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन ये दोनों व्यक्ति तो मूव नहीं कर रहे ना। इन दोनों के हिसाब से ये दोनों क्या हैं? स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं, राइट। बट आपके हिसाब से ये दोनों व्यक्ति इस गाड़ी के साथ मूव करते जा रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। आई गेस अभी भी आपको जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन रही होगी, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने मोशन एक्सप्लेन किया, जब मैं रेस्ट एक्सप्लेन करूंगा तो ये दोनों चीजें जो है वो आपके साथ जुड़ जाएगी, राइट। बट अभी हमें बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखनी है मोशन की क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन, राइट, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, क्या हो रही है? पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, यानी किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर नहीं होगा तो आप मोशन नहीं बोल सकेंगे वहां पे, राइट। यानी कि अगर आप मान लीजिए स्पेस में अकेले हैं, है ना, 2 व्यक्ति का एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, और आसान करता हूं, मान लीजिए आप स्पेस में अकेले हैं, बहुत दूर कोई एक सेलेस्टियल बॉडी है, वो आपको बिल्कुल स्पेस में अटकी हुई नजर आ रही है क्योंकि बहुत दूर है, राइट। बट वो सेलेस्टियल बॉडी आपको अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, आप फ्री फॉल में हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप स्पेस में जो है वो क्या कर रहे हैं? स्विम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई और पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं होगा अपने आसपास ये बताने के लिए कि आप मोशन में हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आइडेंटिफाइंग मोशन, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। और क्या है ये? चेंज है। चेंज किसमें? पोजीशन में। क्या इंपॉर्टेंट है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, एंड द चेंज इज विद टाइम। अगर बदलाव हो रहा है तो समय के साथ ही वो बदलाव होगा, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पैसेंजर्स सिटिंग इन अ मूविंग बस आर सेड टू बी इन अ मोशन, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। अगर आप बस के बाहर से खड़े होके, या गाड़ी, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं मान लीजिए, और अगर बाहर से अगर आपको कोई देख रहा है तो आप गाड़ी समेत जो है वो मूव कर रहे हैं। सो आप जो है वो उस व्यक्ति के हिसाब से मोशन में है। लेकिन अगर मान लीजिए उस गाड़ी में 3-4 व्यक्ति और बैठे हैं, उस बस में और भी लोग बैठे हैं, तो वो सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के हिसाब से क्या है? रेस्ट में है, राइट। बट एक बाहर वाले व्यक्ति के हिसाब से आप सभी लोग जो है वो क्या है? मोशन में है। दैट इज हाउ पॉइंट ऑफ रेफरेंस वर्क्स, राइट। स्पेस में अगर आप गिर रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, आस पड़ोस में कई कई जो है वो, मतलब करोड़ों मील्स तक जो है, करोड़ों किलोमीटर्स तक अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, आपको केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो नजर आ रही हैं, बट स्टिल आपके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, आप गिर रहे हैं, बट आपको वो आपकी फ्री फॉल जो है वो महसूस नहीं हो रही। 2 कारणों से। पहली तो ये कि एटमॉस्फेयर नहीं है जिससे आपको हवा लगे आपके ऊपर और आपको जो है वो आपका मोशन फील हो, राइट। वो जो हवा है वो भी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह काम करेगी, आगे समझाऊंगा कैसे। बट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ना होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप स्पेस में स्विम कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आप स्पेस में मूव कर रहे होते हैं, ऑलराइट। दैट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। आपको आपके मूवमेंट का जो है वो अंदाजा नहीं लगेगा। अब यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा जो है वो कंफ्यूजन है, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए अगर आप पानी के नीचे जाते हैं ना, बहुत गहरे, राइट, और अगर आपको पानी की सरफेस नहीं नजर आ रही, राइट, पानी के नीचे बहुत गहरे चले गए, पानी की सरफेस नहीं नजर आ रही, यानी कि लाइट आपको दिख नहीं रहा कि लाइट सोर्स कहां से है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है वो मूव कर रहे हैं या नहीं, राइट। आगे समझाऊंगा, जब बायोलॉजी करवाऊंगा तो हमारा कान जो है वो हमें डायरेक्शनल सेंस प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है कि हम सीधा खड़े हैं या टेढ़े हैं या झुके हैं या कैसे हैं, राइट। सो उसको मोशन से जो है वो मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा। आई गेस कोई तो स्टूडेंट होगा आप में से जो ये पॉइंट जो है वो जानता होगा ऑलरेडी, अगर नहीं जानते हैं तो आगे आने वाले टॉपिक में बायोलॉजी में वो पॉइंट जो है वो मैं कवर करूंगा, मत घबराइए आप, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। सिमिलरली ब्लेड्स ऑफ अ रोटेटिंग फैन, द हैंड्स ऑफ अ वर्किंग वॉल क्लॉक एंड सैटेलाइट्स आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एक्सेस।
अब देखिए मोशन जो है वो कई तरह के होते हैं। लीनियर मोशन हो सकता है, या अगर मोस्टली बोलूं या बिल्कुल बेसिक दो तरह के मोशंस बोलूं तो लीनियर हो सकता है और रोटेशनल हो सकता है, राइट। अब अगर मान लीजिए आप किसी पंखे को ले लेते हैं, तो पंखे के ब्लेड्स अगर मूव कर रहे हैं, राइट, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां क्या हुआ, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुआ उनका एक्सिस, राइट। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये ब्लेड जो है वो तीनों मूव कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्सिस है। आगे जब आपको सर्कुलर मोशन करवाऊंगा तो वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट। फिक्स्ड एक्सिस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रेस्ट की। कोई बॉडी रेस्ट में है, राइट, दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्टेट। स्टेट किसका, किसी बॉडी का। और रेस्ट भी जो है वो क्या है, इसमें भी हम चेंज कंसीडर करेंगे, चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसमें, टाइम में, राइट। और हम ये देखेंगे कि चेंज लास्ट टाइम में क्या है, चेंज वाज कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस चेंज था, पोजीशन चेंज हो रही थी। यहां पर चेंज जो है वो नहीं होगा। बट मोशन की तरह रेस्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। कोई चीज मूव नहीं कर रही, किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप अगर सड़क के किनारे खड़े हैं, सड़क है, उसमें से कोई गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी में जो है वो दो व्यक्ति बैठे हैं, तो आपके हिसाब से गाड़ी समेत ये दोनों व्यक्ति जो है वो मूव कर रहे हैं, है ना। लेकिन इन दोनों इंडिविजुअल्स के हिसाब से ये एक दूसरे को अगर ये देखें तो ये रेस्ट में है। बट ये जब खुद को देखेंगे, अपनी गाड़ी को देखेंगे और आपको देखेंगे, तो आप बोलेंगे आप जो है वो क्या है, रेस्ट में है, राइट। थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए। आप खड़े हैं, किसके हिसाब से खड़े हैं आप एक चलती हुई ऑब्जेक्ट के हिसाब से खड़े हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, किसके हिसाब से, क्योंकि आप जो है वो खड़े हैं। तो ये रिलेटिव है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। बहुत ही ज्यादा बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट है। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो अगर क्लियर हो गए तो आगे अगर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to an observer with the passage of time, exactly opposite to the motion, right। आप जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं with respect to another object that is in motion। अब यहां पर क्लियर होगा कि मैंने वो स्पेस वाला पॉइंट जो है वो दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज जो है वो स्पेस में फ्री फॉल कर रही है किसी एक सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आकर, यहां पर आपको वो पॉइंट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। देखिएगा, बहुत बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या एग्जांपल लिया है कि एक बॉडी है, आप एक व्यक्ति हैं, राइट। एक सामने सड़क है, उस सड़क में गाड़ी चल रही है, गाड़ी में दो व्यक्ति बैठे हैं, है ना। आप अगर खड़े हैं और आपको अगर आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर लिया जाए तो ये बॉडी जो है या ये व्हीकल जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। और अगर ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह देखें, तो ये दोनों व्यक्ति जो है वो क्या है, रेस्ट में है। बट आपके हिसाब से ये गाड़ी समेत ये दोनों व्यक्ति जो है वो किस में है, मोशन में है। दैट इज हाउ पॉइंट ऑफ रेफरेंस वर्क्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया था हमने स्पेस में कि एक सेलेस्टियल बॉडी है, राइट। एक सेलेस्टियल बॉडी है, आप जो है वो सेलेस्टियल बॉडी की तरफ गिर रहे हैं लेकिन वो बहुत दूर है। मान लीजिए वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिख रही है आपको, आपके आसपास कुछ भी नहीं है, आप फ्री फॉल कर रहे हैं लेकिन आपको अपना मोशन महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यू आर फ्री फॉलिंग बट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ना होने की वजह से आपको आपका मोशन जो है वो महसूस नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल, अगर यहां पर दो बॉडीज हों और दोनों ही जो है वो सेलेस्टियल, किसी एक सेलेस्टियल बॉडी या किसी प्लेनेट की तरफ जो है वो गिर रही है, उसके ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आकर जो है वो फ्री फॉल में है, तो ये दोनों ही बॉडी एक दूसरे के हिसाब से क्या है, रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पॉइंट, दो
दो बॉडीज मौजूद हैं, ध्यान से देखिएगा, दो बॉडीज मौजूद हैं, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां पर होना चाहिए, बट बोथ ऑफ दीज बॉडीज आर फॉलोइंग अंडर द ग्रेविटेशनल पुल, राइट। दैट मीन्स दोनों ही जो है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह एक्ट नहीं कर सकते। सेम गोस फॉर टू पैसेंजर सिटिंग इन अ कार, ये दोनों जो है वो गाड़ी के साथ मूव कर रहे हैं, है ना, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी के साथ मूव कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने क्या लिया, अ पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द रोड, राइट। बट ये दोनों ही व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के हिसाब से क्या है, रेस्ट में है। स्पेस में अगर फ्री फॉल कर रहे हैं दो व्यक्ति, तो दोनों ही एक दूसरे के हिसाब से क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। यहां पर रेस्ट में क्यों है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, उनके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं है, राइट। तो उनको ऐसा लग रहा है, दे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो रेस्ट में है, ध्यान दीजिएगा, वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रेस्ट में है, बट एक्चुअली दे आर इन मोशन, है ना, वो फ्री फॉल कर रहे हैं, बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस उनको अपना मोशन जो है वो महसूस नहीं हो रहा, इन दोनों ही व्यक्तियों को। लेकिन एक सड़क में एक गाड़ी चल रही है, उसमें दो व्यक्ति बैठे हैं, वो दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे, ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां पर मौजूद है, इधर पॉइंट ऑफ रेफरेंस मौजूद है, राइट। इस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, और इस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। सो आई होप पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाला फंडा आपको समझ आया होगा, स्पेस में फ्री फॉल करने वाला फंडा आपको समझ आया होगा, रेस्ट और मोशन का फंडा आपको समझ आया होगा। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया, कोई आपको मैं कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेकर गया, कोई टेक्निकलिटी में नहीं लेकर गया, बिल्कुल सिंपल जो है वो रेस्ट और मोशन का ये फंडा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब रेस्ट का और एग्जाम्पल देखते हैं। अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, एक टेबल है, उस टेबल पे एक बुक रखी है, और आप जो है उस कमरे में घूम रहे हैं, है ना, कभी आप आ रहे हैं कभी आप जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो बुक क्या है, आपके हिसाब से पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो आप है, राइट, क्योंकि आप मूव कर पा रहे हैं, वो बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट में है, राइट। अब अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस की ही बात करें, तो मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ पे ये टेबल है, इस टेबल पे ये बुक है ना, और ये जो है मार्स है, तो मार्स के हिसाब से ये बुक जो है वो मूव कर रही है अर्थ के ऊपर। यहां पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत दूर ले लिया हमने, मार्स को ले लिया। मार्स के हिसाब से ये जो बुक अर्थ के ऊपर रखी हुई है, अर्थ के ऊपर एक टेबल रखा हुआ है, उस टेबल के ऊपर जो बुक रखी हुई है, वो बुक जो है वो मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू मार्स, अगर आप मार्स को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे। लेकिन अगर आप एक कमरे में हैं, उस कमरे में अगर आप मूव कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो बुक क्या है, स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रही, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज हाउ पॉइंट ऑफ रेफरेंस कैन ऑल्सो वेरी, राइट। आई होप वेरिएशन इन पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी आपको समझ आया होगा, कि वही सेम बुक को आप जब देख रहे हैं तो रेस्ट में है, वही सेम बुक को जब मार्स देखेगा तो वो मोशन में है। क्यों, अकॉर्डिंग टू मार्स पृथ्वी पूरी मूव कर रही है, सो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सभी मूव कर रही हैं, ठीक है। बट आप अगर किसी कमरे में टेबल पर अगर कोई किताब रखी है, तो आपके हिसाब से वो किताब मूव नहीं कर रही। दैट इज हाउ विद पॉइंट ऑफ रेफरेंस मोशन एंड रेस्ट में भी बदलाव आ जाता है। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइंड करके देखें, फिर से सुने, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से ड्रॉ करके देखें, कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती है ना, तो एक बार खुद से उस जो भी मैं बोल रहा हूं वर्ड बाय वर्ड खुद से एक बार ड्रॉ करके देख लें, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और अगर फिर भी समस्या रह जाती है तो मुझे कमेंट्स में डालें, और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है डाउट, तो लाइव सेशंस में आए, वहां पर आप देन एंड देयर जो है वो डाउट्स रिजॉल्व करवाएं मुझसे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और एग्जांपल क्या है रेस्ट का, द पैसेंजर्स सिटिंग इन अ मूविंग बस आर सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर ऑफ द सेम बस बिकॉज देयर पोजीशंस डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर, ठीक है। सिंपल सी बस है, सिंपल सी बात है, एक बस है, उसमें ड्राइवर है और बाकी जो है वो पैसेंजर्स बैठे हैं। अब अगर आप बाहर से खड़े होकर देखेंगे, सड़क के बाहर से खड़े होकर देखेंगे, तो आपको ये सभी व्यक्ति मोशंस में नजर आएंगे, है ना, मोशन में नजर आएंगे, सब चल रहे हैं ये। सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू
यू, राइट, आप स्टेशनरी थे, आप एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, आपके हिसाब से पूरी बस मूव कर रही है। लेकिन इस बस के अंदर जो लोग बैठे हैं, ड्राइवर के हिसाब से पैसेंजर तो मूव नहीं कर रहा ना, अनलेस वो अपनी सीट स्विच करे। बट ड्राइवर के हिसाब से अगर कोई पैसेंजर बैठा है तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर आप ड्राइवर को लेंगे तो ये पैसेंजर जो है वो किस में है, रेस्ट में है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर आप बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति को लेंगे तो ये पैसेंजर जो है वो किस में है, मोशन में है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस को अगर आप मार्स को ले लेंगे, राइट, या सन को ले लेते हैं, तो आपके समेत ये सारा सिस्टम जो है वो किस में है, मोशन में है। ठीक है, दैट इज हाउ रेस्ट एंड मोशन वर्क्स, एंड दैट इज द बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये बिल्कुल रिलेटिविटी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोशन एंड रेस्ट, राइट। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप रिलेटिव टर्म्स की बात करते हैं, रिलेटिविटी की बात करते हैं। मैं अभी आइंस्टीन वाली रिलेटिविटी में नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत हायर, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर समझेंगे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आइंस्टीन साहब ने कैसे समझाया था। अभी बिल्कुल फंडामेंटल्स आपके मैं क्लियर कर रहा हूं। तो रेस्ट एंड मोशन कैसे रिलेटिव है? रिलेटिव होने का मतलब ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तभी कह सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी। आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी बोल सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी। ये है रिलेटिव का मतलब, सिंपल एज दैट, राइट। मतलब ये व्यक्ति, ये बस जो है वो मूव तभी कर रही है जब कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है। या कोई व्यक्ति जो है वो रेस्ट में तभी है जब कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो मोशन में है, राइट। अब आप कहेंगे कि सर ये ड्राइवर और ये पैसेंजर ये दोनों ही रेस्ट में थे। ठीक है, अगर आप ड्राइवर को पॉइंट ऑफ रेफरेंस में लेंगे तो ये रेस्ट में है और पैसेंजर भी तो रेस्ट में था, तो रिलेटिविटी कैसे हुई? ठीक है, बट आप देखेंगे ना कि यहां पर रेस्ट टू रेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं आप। रेस्ट टू रेस्ट की बात चल रही है, नॉट रेस्ट टू मोशन। रेस्ट टू मोशन रिलेटिव है। दो ऑब्जेक्ट अगर एक रेस्ट में है और एक मोशन में है तो वो रिलेटिव है एक दूसरे के, राइट। ये दोनों ही बॉडीज जो है वो रेस्ट में थी, है ना। अगर एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी को तभी आप कह पाएंगे कि वो मोशन में है। एक बॉडी मोशन में है, दूसरी बॉडी को आप तभी कह पाएंगे कि वो रेस्ट में है। दिस इज व्हाट रिलेटिव मीन्स। ये बिल्कुल बेसिक फंडा है द रिलेटिविटी बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अ बॉडी में सेम टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट बट मे अपीयर टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये हम रिलेटिविटी को फर्दर ले गए आगे। ठीक है, ये आ गया वो मार्स वाला एग्जांपल। A body may seem to be at rest with respect to one object। अब इस गाड़ी में बैठा हुआ ये पैसेंजर और इस ड्राइवर का एग्जांपल अगर आप ले, सो अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइवर, इस ड्राइवर को अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे तो ये पैसेंजर क्या है, रेस्ट में है। बट बाहर खड़े किसी व्यक्ति को अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे तो ये पैसेंजर क्या है, मोशन में है। और अगर आप मार्स से इन सभी को देखेंगे तो ये सभी आपको किस में दिखेंगे, मोशन में। सो विद द चेंज इन पॉइंट ऑफ रेफरेंस यू कैन क्लियरली से कि आपको चेंज इन किस में नजर आ जाएगा, स्टेट ऑफ बॉडी में चेंज नजर आ जाएगा, राइट। इफ यू कंसिडर अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन, ही इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज को पैसेंजर्स बट इज मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, राइट। वही सेम मैंने बस के लिए एग्जांपल यहां पर ट्रेन के लिए दिया हुआ है ना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। आई होप आपको मोशन के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मोशन के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। देखिए, इसमें मैं इतना जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं और आप लोग जानते हैं मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो असल गेम है मेरा, राइट। फंडामेंटल्स मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर आपके फंडामेंटल्स फंडे अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो हायर जो कॉन्सेप्ट्स है उनको आप समझ नहीं सकेंगे, आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको बोला ना, बाय द टाइम आई एम डन विद यू, आपका दुनिया को देखने का नजरिया जो है वो बदल चुका होगा। आप सब कुछ लॉजिकली समझ पा रहे होंगे, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। किसी बॉडी को मूव करते हुए अगर आप देखेंगे तो आप उस बॉडी में
लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल, हर तरह के मोशंस को, ग्रेविटी को एक्ट करते हुए, राइट, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, वो सब समझ पा रहे होंगे आप। जनरल साइंस मेरा पढ़ाने का मेन जो है वो मोटो यही है कि जब भी आप फिजिकल वर्ल्ड को देखें अपने आसपास, तो उसमें हो रहे सभी फिनोमेना को आप समझ सकें, आपका दिमाग जो है वो एक साइंटिफिक टेम्पर आपके दिमाग में डेवलप हो। वो साइंटिफिक टेम्पर में डेवलप करना चाहता हूं, नॉट जस्ट कि आपने रट लिया और लिख दिया, या रट लिया और आप एग्जामिनेशन में बैठ गए, नहीं, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी तक हमने मोशन में क्या समझा, तो मोशन क्या है, एक सेकेंड। मोशन इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, या रेस्ट क्या है, रेस्ट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ अ बॉडी। मोशन में क्या है, देर इज अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस विद पैसेज ऑफ टाइम। एंड रेस्ट में क्या है, स्टेट ऑफ बॉडी वेयर देर इज नो चेंज with respect to a point of reference with the passage of time। सिंपल, ये है मोशन और रेस्ट। ठीक है, एंड मोशन आर रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर, रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। क्या रिश्ता है इनका, कोई बॉडी रेस्ट में तभी है अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में तभी है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस का खेल है सारा। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल बेसिक फंडा जो है वो आपको समझ आया होगा, है ना। अब हम देखते हैं कि किस तरह के, कितने तरह के मोशंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, टाइप्स क्या है मोशन के। सो अकॉर्डिंग टू द नेचर, नाउ फिजिक्स इज द स्टडी, किस चीज की स्टडी है फिजिक्स, नेचुरल फिनोमेनास की स्टडी है। नेचर में जितने भी फिनोमेनास हो रहे हैं ना, उसको जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिक्स, है ना। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मूवमेंट, motion is classified into linear motion, rotatory motion and oscillatory motion। अब मोशन कितने तरीके का हो सकता है, राइट। सो नेचर ऑफ द मूवमेंट, मोशन में क्या है, मोशन में चेंज इन पोजीशन हो रही है, दैट मींस मूव कर रही है कोई बॉडी, है ना, मूवमेंट है। तो मूवमेंट कितने तरीके की हो सकती है, या तो वो सीधी चल रही होगी, या तो वो सर्कुलर मोशन में होगी, या तो वो एक बार सीधा जा रही होगी, एक बार वापस आ रही होगी। ये तीन तरह की मोशन हो सकती है। ठीक है, या सीधी चल रही होगी जिसको बोलेंगे हम लीनियर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सीधा चल रहा है, राइट। उसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पोजीशन पर चलना शुरू किया और घूमकर वहीं आ गया, और फिर वहां से फिर एक बार फिर से वही साइकिल चल रही है, राइट, फिर शुरू किया और फिर घूमकर वहीं आ गया, फिर शुरू किया और फिर घूमकर वहीं आ गया, इसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से शुरू करता है, दूसरी पोजीशन पर जाता है, फिर दूसरी से वापस इनिशियल पोजीशन पे आता है, फिर इनिशियल से फाइनल पे जाता है, फिर फाइनल से इनिशियल पर जाता है, इसको हम बोलेंगे क्या, ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेट का मतलब क्या है, इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, इट्स अ ऑसिलेटरी मोशन, राइट। इसको आप बोलेंगे सर्कुलर या रोटेटरी। अच्छा, सर्कुलर से बेटर रोटेटरी मोशन जो है वो अगर हम समझें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है, मान लीजिए, अच्छा अभी मैं आपको सर्कुलेटरी के हिसाब से ही रोटेटरी समझाता हूं, है ना। इस पोजीशन पर चली और वापस घूमकर इसी पोजीशन पर आई, वापस घूमकर इसी पोजीशन पर आई, दिस इज सर्कुलेटरी मोशन। रोटेटरी अभी मैंने क्यों नहीं समझाया, क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सिस का फंडा जो है वो क्लियर नहीं किया है। आगे समझाता हूं एक्सिस का फंडा क्या है, तो आपको सर्कुलर और रोटेटरी में भी डिफरेंस है थोड़ा सा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और लीनियर क्या है, कि कोई ऑब्जेक्ट ने एक पोजीशन से शुरू किया और दूसरी पोजीशन पर गया, राइट, यहां से शुरू किया उसने अपना मोशन और दूसरी पोजीशन पर जाकर जो है वो उसने खत्म कर दिया, रेस्ट पे आ गया। नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट पर आए, हो सकता है वो कंटिन्यूअस मोशन में ही रहे, लेकिन हम समझते हैं कि एक पोजीशन से, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर गया, दिस इज लीनियर मोशन। ठीक है, खैर अब एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। लीनियर मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन
either a straight line or curved path is said to be a linear motion. स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, राइट, बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, दो पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल पोजीशन है, एक फाइनल पोजीशन है, राइट। अब इस इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर वो सीधे रास्ते में जाए, इस इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर वो घूम कर जाए, ठीक है, कर्व्ड पाथ से मूव करे या वो स्ट्रेट पाथ से मूव करे, बोथ ऑफ दीज आर लीनियर मोशन, ठीक है। जो कर्व्ड पाथ से मूव कर रहा है उसको आप ऑब्वियसली कर्वी लीनियर बोलेंगे, है ना, नॉट नेसेसरली एक ही कर्व हो सकता है ज्यादा कर्व्ड है ना, इस तरह भी है, दिस इज ऑल्सो अ कर्वी लीनियर पाथ, बट इट इज सेड टू बी अ लीनियर पाथ बिकॉज हुआ क्या, मोशन स्टार्टेड फ्रॉम एन इनिशियल पॉइंट एंड इट एंड्स एट द फाइनल पॉइंट, और बात जो है वो खत्म होगी इस बॉडी के मोशन की। हो सकता है फिर वो यहां से फिर उसने आगे मूव किया हो, बट मोशन को हमने क्या बोला, मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन। तो किसी बॉडी को आपने मोशन में या लीनियर मोशन में तभी कहा जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, राइट, एंड द मूवमेंट ऑफ दैट बॉडी वाज कंटिन्यूअस एंड it was with respect to a point of reference and it was with the passage of time. We will call it a linear motion. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, ए से बी तक गया, that was linear motion from A से B, फिर B पर रुका, यहां पर रेस्ट में आया, और फिर B से C तक गया, again it is linear motion, not necessarily सीधा गया, it can also take a curved path, right? अच्छा, however depending on path of motion it is further divided as follows: rectilinear motion and curvilinear motion, है ना। The path of motion is a straight line, अगर straight line है then it is rectilinear, right? If it is a curved path like this one, it is a curvilinear. तो nothing difficult, यहाँ पर कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी। The path of the motion is curved, right? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रोटेटरी मोशन क्या है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, दैट इज एक्सिस। इन सिंपल टर्म्स, द स्पिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेटरी मोशन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ऑफ एनी शेप, नॉट, देखिए जब भी रोटेटरी मोशन की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में जो है वो सर्कुलर और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का जो है वो ख्याल आ जाता है, ठीक है, कि रोटेटरी मोशन जो है वो सर्कुलर और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स ही कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन रोटेटरी मोशन। देखिए ये एक रोटेटरी मोशन में है, इट इज नॉट सर्कुलर, राइट, ये सर्कुलर नहीं है, दो कर्व्ड है, राइट, बट सर्कुलर नहीं है, ये स्फेरिकल नहीं है, बट स्टिल ये रोटेटरी मोशन में है। जैसे हमारा हाथ है, हमारी रिस्ट है, दिस इज अ रोटेटरी मोशन, राइट। रोटेटरी मोशन जो है वो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन जो है वो शो कर सकती है। हमारे दिमाग में कर्व्ड और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इसीलिए आती है क्योंकि कर्व्ड या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सर्कुलर या कर्व्ड या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेटरी मोशन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। यानी कि कहने को तो आप थियोरेटिकली आप किसी स्क्वायर टायर को भी जो है वो फोर्स लगाएंगे तो वो भी चल पड़ेगा, है ना, वो भी रोटेटरी मोशन दिखा सकता है ना। ये भी जो है वो, मान लीजिए ये एक क्यूब है, राइट, इसको भी आप एक गाड़ी के टायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये अगर मान लीजिए क्या है, इसका आप मूव कर रहे हैं, इसको रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए, है ना, इसको आप रोल कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोल कर रहे हैं ताकि ये आगे की तरफ ऐसे लुढ़कता चले, राइट। तो आप सर्कुलेटरी मोशन तो या रोटेटरी मोशन तो यहां पर भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम व्हीकल्स में गोल टायर्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो ज्यादा एफिशिएंट है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आप कितनी रुकावट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, हिंडरेंस कितनी ज्यादा है ना। कर्व्ड सरफेस होने की वजह से एक टायर में हिंडरेंस जो है वो बिल्कुल मिनिमम है, ये बहुत आसानी से रोटेट कर जाएगा, ठीक है। नेवरदलेस इस पॉइंट पर हम नहीं थे, हमारा पॉइंट ये था कि रोटेटरी मोशन क्या है, ठीक है। मैंने बोला कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर सकती है, राइट। रोटेट करने का मतलब क्या है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस,
उस बॉडी में मल्टीपल या इन्फिनिट एक्सिस हो सकते हैं, राइट। मल्टीपल या इन्फिनिट एक्सिस पर या किस मतलब उस मल्टीपल या इन्फिनिट एक्सिस में से किसी भी एक एक्सिस के अराउंड जो है वो घुमा दिया। ये एक क्यूबिकल था मान लीजिए, राइट, एक क्यूब है, इस क्यूब का हमने ये एक्सिस पकड़ा और इसको इस तरह जो है वो घुमा दिया। सेम गोज फॉर, यही सेम क्यूब के लिए अगर मैं बोलूं कि ये एक्सिस मैंने लिया, ठीक है, और मैंने इसको इस तरह घुमा दिया, है ना, इस एक्सिस पर ये ऐसे घूमेगा, है ना, इस एक्सिस पर ये ऐसे घूमेगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए इस एक्सिस को लिया हमने, राइट, और इस एक्सिस पर ये इस तरह घूमेगा, इस एक्सिस पर ये ऐसे घूमेगा, राइट, इस एक्सिस के अराउंड, है ना, इस एक्सिस पर ये ऐसे घूमेगा और इस एक्सिस पर ये ऐसे घूमेगा। तो इस एक ही ऑब्जेक्ट पर हमने 3 एक्सिस ढूंढ लिए और उस एक्सिस के अराउंड अगर ये रोटेट कर रहा है, दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन, राइट। सो रोटेशनल मोशन के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, हमारे पास एक्सिस होना जरूरी है। किसी एक्सिस के अराउंड अगर कोई चीज मूव कर रही है, दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन, राइट। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है रोटेशनल मोशन का। आई होप आपको इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रोटेशनल मोशन समझ आया हो। कोई बात नहीं, आगे और डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को अगर नहीं क्लियर हुआ तो। नाउ एक बार फिर से स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, है ना। सो रोटेशनल या रोटेटरी मोशन क्या है? इन सिंपल टर्म्स, द स्पिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेटरी मोशन। कोई चीज स्पिन कर रही है, स्पिन कर रही है यानी गोल घूम रही है, राइट, दिस इज स्पिनिंग। कोई चीज स्पिन कर रही है तो किसके किसके अबाउट स्पिन करेगी? अपने एक्सिस के अबाउट, या आप बिल्कुल अपोजिट बोल सकते हैं। अगर कोई चीज जैसे कि हाउएवर इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मोशन दैट अकर्स व्हेन अ बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब मैंने आपको बोला कि किसी भी बॉडी के मल्टीपल या इन्फिनिट एक्सिस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस क्यूबिकल के हमने कितने एक्सिस निकाली? हमने 3 एक्सिस निकाली इस क्यूबिकल के, है ना। बाकी उसके अलावा मल्टीपल हो सकते हैं। मान लीजिए दिस कैन ऑल्सो सर्व एज एन एक्सिस, ये भी एक एक्सिस की तरह सर्व कर जाएगा, ये भी एक एक्सिस की तरह सर्व, मल्टीपल इन्फिनिट एक्सिस हो सकते हैं। बट हमने इसकी फ्लैट सर्फेसेस, इस क्यूब की फ्लैट सर्फेसेस के अकॉर्डिंग जो है वो हमने क्या कंसीडर किए हैं? हमारे एक्सिस, और उस एक्सिस पर ये स्पिनिंग मूवमेंट अगर ये दिखा रहा है, वी विल कॉल इट अ रोटेटरी मोशन। बहुत ध्यान रखेंगे इस पॉइंट पर। इतना जोर क्यों डाल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको एक्सिस का फंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन दिखा सकती है। हर ऑब्जेक्ट में इन्फिनिट या मल्टीपल जो है वो एक्सिस हो सकते हैं, ठीक है। For example, the motion of earth about its own axis, the motion of wheels of car while driving, etc. Right? So ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का जो है वो एक्सिस है, और इस एक्सिस के अराउंड जो है वो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रही है? रोटेटरी मोशन कर रही है, घूम रही है, ठीक है। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं अर्थ के केस में कि अर्थ जो है वो घूम रही थी, अर्थ अगर घूम रही थी इसीलिए वी वर एबल टू आइडेंटिफाई इट्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये एक रोटेटरी मोशन है, और अगर रोटेटरी मोशन होगा तो एक एक्सिस जो है वो जरूर होगा, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझाता हूं। मान लीजिए ये है टॉप व्यू, इस क्यूब का टॉप व्यू है ना। ये क्यूब जो है वो हमने क्या किया? इस क्यूब को घुमाया, रोटेटरी मोशन है ना, इस तरह जो है वो हमने घुमाया। दैट मीन्स ये जो है वो ऐसे मूव करना शुरू करा होगा। सो व्हाट डू वी मीन बाय इट्स एक्सिस? इसके एक्सिस का क्या मतलब है? सो सिंपल सी बात कि अगर ये चीज जो है वो कर्व्ड मोशन पर है ना, सॉरी सर्कुलर मोशन में अगर ये घूम रहा है, अगर आप इसको बहुत तेजी से अगर आप स्पिन करेंगे ना, बहुत तेजी से स्पिन करेंगे उस क्यूब को, और उसका अगर आप टॉप व्यू अगर आप लेंगे तो आपको दिखेगा कि एक जो है वो आपको सर्कल जैसा फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बहुत आपको फेड सा वो सर्कल नजर आएगा, बट आपको एक सर्कल फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। और अगर सर्कल है तो उसका सेंटर जो है वो जरूर होगा, एंड दैट सेंटर इज द एक्सिस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर वो एक्सिस होगा उसका, राइट। उससे जो लाइन पास हो रही होगी ना, उससे जो
उस सेंटर से जो वर्टिकल लाइन पास हो रही होगी, दैट विल बी द एक्सिस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। सो इस स्क्वायर का, इस क्यूब का जब हमने टॉप व्यू लिया तो इसका एक्सिस जो है इसके सेंटर में होगा और हमें एक रोटेशनल मोशन जो है वो देखने को मिलेगा इस एक्सिस के अराउंड। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार खुद से डायग्राम बनाकर देखिएगा, किसी एक क्यूबिकल जैसी ऑब्जेक्ट को एक बार स्पिन करके देखिएगा, ठीक है, और उसका टॉप व्यू आप देखेंगे, आपको जो है वो एक सर्कल जैसा बनता हुआ नजर आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ देयर इज अ रोटेशनल मोशन, एंड इफ देयर इज अ रोटेशनल मोशन देयर इज अ एक्सिस, राइट। दूसरी तरफ भी बोल सकते हैं कि एक बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है, या अगर और इस तरह भी पुट कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी स्पिन कर रही है दैट मींस वहां पर एक एक्सिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा कार के व्हील्स की बात कर रहे थे हम, तो गाड़ी के जो व्हील्स हैं, है ना, गाड़ी के ये व्हील्स हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तभी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी, तो एक एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में, राइट। ये एक एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, और इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेशनल मोशन दिखा रहे हैं आपको, रोटेटरी मोशन दिखा रहे हैं, देन ओनली द बॉडी इज एबल टू और द व्हीकल इज एबल टू मूव फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स, राइट। आई होप रोटेटरी मोशन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं, या जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह रहे थे, राइट। नाउ पीरियोडिक मोशन इज द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। Every object executing uniform circular motion can be said to be executing periodic motion। अच्छा, पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल जो है वो ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, बट सर्क्यूलर मोशन कैन आल्सो बी अ पीरियोडिक मोशन। रोटेटरी मोशन से अलग कैसे है आगे समझाता हूं, राइट। मान लीजिए ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से मूव करना शुरू हुआ और वापस यहां पर आकर रुक गया, है ना, इधर से मूव करना शुरू किया और इधर आकर रुक गया। सो ये क्या है, ये एक पीरियोडिक मोशन है। मान लीजिए यहां से शुरू किया, वापस इधर आया, देन अगेन मूव किया, फिर यहां आया, फिर मूव किया, फिर यहां आया। सो इट इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब कि बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अगर आपको देखने को मिलेगा देन ओनली इट इज पीरियोडिक मोशन। अगर रेगुलर इंटरवल नहीं है ना, मान लीजिए ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अराउंड, यहां से इसने इधर तक मूव किया, इधर रुक गई है, फिर इधर जाके इधर रुक गई, फिर इधर जाके इधर रुकी, देन पहुंची। नेक्स्ट राउंड में ये एक बार यहां रुकी, फिर यहां रुकी, फिर इधर रुकी और फिर पहुंची। तो इन दोनों केसेस में आप देखेंगे कि जो क्या है, जो चेंज ऑफ पोजीशन है, इट वाज नॉट इन द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर नहीं था ये, है ना। दोनों ही केसेस में सेम पोजीशन पर पहुंचने पर टाइम जो है वो डिफरेंट लगा। दैट इज व्हाई वी विल नॉट कॉल द ये जो दो राउंड्स हैं हम इन्हें पीरियोडिक मोशन नहीं कहेंगे, जबकि यहां पर सर्कुलर मोशन हुआ है, बट पीरियोडिक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सेम इंटरवल ऑफ टाइम नहीं लिया, राइट। एवरी ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, आगे समझाऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, राइट। कैन बी सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन। चलो मैं आपको बता ही देता हूं, वैसे तो आगे हमें पढ़ना ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूं। ये सेंटर है, इस सेंटर के अराउंड कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अगर इस सेंटर के अराउंड कोई बॉडी जो है वो सेम इस पॉइंट से शुरू हुई और इसी पॉइंट पर आकर ये बॉडी जो है वो रुक गई, फिर इस पॉइंट से शुरू हुई, फिर इसी पॉइंट पर आकर रुक गई, फिर इस पॉइंट से शुरू हुई, फिर इस पॉइंट पर आकर रुक गई, या चलती गई, हमने ऑब्जर्वेशन जो है वो इस पॉइंट पर लिया, ठीक है। तीनों ही केसेस में अगर टाइम सेम है, वी विल कॉल इट अ पीरियोडिक मोशन। सिंस ये पीरियोडिक मोशन एक सर्कुलर पाथ में है, तीनों ही केस में टाइम सेम था, वी विल कॉल इट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द बॉडी मतलब इनिशियल पॉइंट पर शुरू होते हुए फाइनली जब उस पॉइंट पर पहुंचेगी तो सेम टाइम लेगी इन एवरी टर्न। अभी मैं ना देखिए
कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, मैं स्पीड और वेलोसिटी टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं अभी यहाँ पर। मैं स्पीड और वेलोसिटी टर्म इस्तेमाल करूंगा, देन मुझे फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, वो सारी चीजें भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहले ही थोड़ा सा समझाने में आपको हिचकिचा रहा था, कोई बात नहीं। नेवरदलेस आज हम समझेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। द मोशन ऑफ द पेंडुलम इन अ पेंडुलम क्लॉक, द मोशन swing cradle and the motion of needle in a swing machine are some examples of periodic motion। ठीक है, सिंपल सी बात है। पेंडुलम आपने अगर घड़ी देखी है पेंडुलम वाली, तो पेंडुलम जो है वो एक बार इस पोजीशन पर जाएगा, फिर एक बार इस पोजीशन पर जाएगा, राइट, और फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जाएगा, फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जाएगा, राइट। ये जो मूवमेंट है इसका, ये मूवमेंट पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि इनिशियल से फाइनल में जाकर फिर इनिशियल पे आ रहा है, ठीक है। ये चेंज इन पोजीशन हो रहा है बट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सेम गोज फॉर, अगर आप किसी को झूला झुला रहे हैं तो उसको आपने आगे झुकाया, आगे झुलाया, वो फिर वापस आया, फिर आगे झुलाया और फिर वापस आया, तो सेम वो भी पेंडुलम मूवमेंट ही है एक्चुअली, राइट। दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन, जिसमें इनिशियल से फाइनल पे जाकर फाइनल से इनिशियल पर आ रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट। और सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस आर आल्सो पीरियोडिक, ठीक है। समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट कैन डिस्प्ले कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के मोशंस आपको करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि एक गाड़ी का टायर है, वो खुद तो रोटेट कर रहा है ना, लेकिन गाड़ी के साथ वो फॉरवर्ड मूव भी तो कर रहा है, लीनियर मोशन भी है उसका, है ना। गाड़ी के टायर का अगर आप एग्जांपल लें तो वो खुद तो क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी को लीनियर मोशन में भी तो ले जा रहा है ना, सामने भी तो धकेल रहा है गाड़ी को। सेम गोस फॉर अर्थ। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर तो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन सन के अराउंड अगर आप मूव करते हुए देखें तो आप उसको बोलेंगे कर्वी लीनियर पाथ पर भी तो है वो, राइट। और अगर आप पूरे रोटेशन को कंसीडर कर लेंगे अर्थ के, सो दैट इज अगेन अ पीरियोडिक, क्या बोलते हैं, मोशन है वो, राइट। दैट इज अगेन अ रोटेशनल मोशन। बट अगर आप पूरा रोटेशन ना कंसीडर करके ऑर्बिट पर जो अर्थ चल रही है उसको कंसीडर करेंगे, सो दैट्स अ कर्वी लीनियर पाथ। कर्वी लीनियर पाथ ले रही है तो अर्थ रोटेट भी कर रही है और रेवोल्यूट भी कर रही है, दोनों तरह के मोशन दिखा रहे हैं। यानी कि एक बॉडी जो है वो मल्टीपल मोशंस शो कर सकती है। आप जो है वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे और एग्जांपल्स मल्टीपल मोशंस के क्या हो सकते हैं, ठीक है। For example, a moving car which moves straight on the road displays rectilinear motion, but at the same time the wheels of the car which are moving in circles display rotatory motion. So the wheels of a moving car execute both rectilinear and rotatory motion. बहुत ही important concept यहाँ पर motion का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि what are the terms used to describe motion. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। सबसे पहला है डिस्टेंस, क्या है हमें समझना है, राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ना बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स हैं ये, राइट। और आपको लगेगा सर कि इतनी आसान चीजों को आप इतना कॉम्प्लेक्स करके क्यों समझा रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने बिल्कुल बिट्स में तोड़कर आपको पढ़ाया, बिल्कुल छोटे छोटे इंट्रिकेसीज। वैसे टेक्निकल इंट्रिकेसीज में नहीं गया हूं अभी तक, मैं फॉर्मूला वगैरह नहीं अप्लाई किया क्योंकि वो सब आपके सिलेबस से बाहर है, अनटिल एंड अनलेस आपका ऑप्शनल जो है वो फिजिक्स में ना हो, राइट, या किसी और इस तरह की साइंसेज में ना हो जो इंक्लूड करती हो फिजिक्स, राइट। नाउ डिस्टेंस देखते हैं क्या है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय, ये जो मैं आपको करवाता हूं ना, दिस इज नोन एज रीडिंग बिटवीन द लाइंस। स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक उठाते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं पूरी किताब को। अंडरलाइन करने से समझ आपकी डेवलप नहीं होगी। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको एटिमोलॉजिकल पढ़ते हुए आपको एटिमोलॉजिकल अप्रोच अपनानी है। कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा था उसकी एटिमोलॉजी में उतर जाओ, आपको वर्ड का मतलब जो है वो मोस्ट प्रोबेबली निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बट ऑलवेज जो है वो आप क्या करें, ये मैं आपको पढ़कर इसीलिए समझाता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, ये सारे पॉइंट्स में पढ़कर आपको इसलिए समझाता हूं ताकि जब आप किताब पढ़े तो आपको मेरा पढ़ने का तरीका पता चले कि सर कैसे पढ़ते हैं, सर किसी पॉइंट को कैसे उठाते हैं, राइट। और मतलब समझ, जैसे कि डिस्टेंस इन लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट में डालकर बताया भी है कि सर
हमारा बुक पढ़ने का जो है वो बुक पढ़ने की जो समझ है, बुक्स को कैसे पढ़ा जाता है या कैसे हम पढ़ें, वो ज़्यादा उसमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? मेरे इस मेथड की वजह से कि मैं स्टेटमेंट्स पढ़कर आपको समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको बुक पढ़ने की समझ जो है वो और आए। किसी भी किताब को अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑथर का इंटेंट आप समझ सकें, किसी स्टेटमेंट का इंटेंट आप समझ सकें कि वो आपको क्या समझाना चाह रही है। अदरवाइज अंडरलाइन अगर आप पूरी किताब को कर देंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। देखिए इस एक स्टेटमेंट, वैसे तो कितनी आसान सी स्टेटमेंट है ये पढ़ने को अगर आप देखें तो, बट इस एक स्टेटमेंट में कितने बेसिक फंडामेंटल जो है वो यहां पर आ गए, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने बात करी यहां पर लेंथ की, ठीक है। दूसरी एक्चुअल पाथ कवर्ड, राइट, कितना पाथ जो है वो कवर किया। तीसरी चीज बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि देयर इज अ मूवमेंट, राइट, और इन गिवन टाइम इंटरवल, और किस में है, सिंस ये मोशन है तो विद द चेंज ऑफ टाइम तो आप कंसीडर करेंगे, राइट। सो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से शुरू होती है, रेक्टिलिनियर मोशन शो करती है और बी पॉइंट तक जाती है, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितनी लेंथ जो है वो कवर की गई बाय द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये बी है, राइट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी? इट्स द स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस दीज टू पॉइंट्स। बट आप अगर किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमेशा सीधा रास्ता नहीं होगा, अंटिल अनलेस यू आर ऑन अ हाईवे, राइट, और अ स्ट्रेट एक स्ट्रीट में, राइट, सीधी गली में अगर आप हैं। आप अगर किसी शहर में एक पॉइंट से दूसरी जगह अगर आप जा रहे हैं तो आपको गलियां चेंज करनी पड़ेंगी, है ना। बहुत सारी जो है वो इस तरह हो सकता है कि आपको गलियों से गुजर के जो है वो जाना पड़ा, राइट, इस तरह आप गए गुजरते हुए, एंड देन ओनली यू आर एबल टू रीच दैट पॉइंट। So you started your journey from point A, you reached point B, and the length of the actual path covered, this is the actual path covered, right? This is the actual path covered by you, and the length of this actual path covered, and since you covered this path, that means the body was in movement, right? And since you covered this part, you were in movement, that means you have consumed or you have done this work विद टाइम, राइट। वर्क अगला टॉपिक है, आएगा, समझाऊंगा क्या है वर्क। बहुत बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वर्क का भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क, पावर, एनर्जी, इन सब टॉपिक से बहुत घबराते थे। मैं भी बहुत घबराता था 11th-12th में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मेरे को बिल्कुल फंडामेंटल से समझ आए कि बहुत बेसिक हैं फंडामेंटल से, राइट। सो ए से पॉइंट तक आप गए, आपने ये पूरा रास्ता जो है वो कवर किया, दिस वाज योर एक्चुअल पाथ कवर्ड, एंड द लेंथ of this actual path covered will be known as the distance covered by you, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इतनी सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं आपको लेंथ समझाना चाहता हूं कि लेंथ क्या है, राइट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, राइट, उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं, दैट मेजरमेंट इज नोन एज लेंथ, एंड द यूनिट्स दैट आर यूज्ड for the measurement of length between the two points, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है? मीटर है, राइट। उसके अलावा आप सेंटीमीटर्स में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फुट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपीरियल और मेट्रिक के दोनों अलग अलग जो है वो यूनिट्स मौजूद हैं, बट लेंथ जो है वो क्या है? लेंथ हमने मेजर करी किसी दो पॉइंट्स के बीच की, राइट। सो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए, दैट इज डिस्टेंस। अब देखिए, distance is a scalar quantity, hence direction is not used in its representation. Distance is always a positive quantity, right? बहुत ही बेहतरीन यहां पर दो कॉन्सेप्ट जो है वो आ गए हैं। वो पहला कॉन्सेप्ट है कि
स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ना, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, और दूसरा पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो क्या है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो, एक बार मैंने किसी क्लास में बोला था कि आपको मैं क्वांटम पढ़ाऊंगा, क्वांटम फिजिक्स पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स के बारे में बिल्कुल बेसिक आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम फिजिक्स कवर करते हैं, देन वी विल बी एबल टू मूव टुवर्ड्स क्वांटम। बट क्वांटम वर्ड से बेसिकली मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं क्वांटिटी, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, संख्या कितनी है ना, कोई चीज कितनी संख्या में है। तो स्केलर क्वांटिटी एंड पॉजिटिव क्वांटिटी, जब भी आप क्वांट वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं किसी चीज के लिए, तो उसका मतलब क्या होता है, आप उसको, आप किसी भी चीज को अगर मेजर कर सकते हैं ना, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में, लेंथ को मेजर कर सकते हैं हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, हम वेट को मेजर कर सकते हैं, हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, राइट। सो दीज ऑल आर व्हाट, ये सारी जो है वो क्वांटिशेबल है ना, मतलब आप इसको जो है, इसकी क्वांटिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो वहीं से हम धीरे धीरे, आपको मैं क्वांटम का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, क्या है, थोड़ा सा अलग हो जाता है क्वांटम का कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं, बट आपको क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। खैर ध्यान से देखिएगा, दो पॉइंट है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ व्हाट, डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि वी मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस की कुछ संख्या होगी, कुछ क्वांट होगा उसका, है ना, कुछ संख्या होगी, राइट। एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और क्या क्या क्वांटिटीज है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला, हमारे पास वेट एक क्वांटिटी है, प्रेशर एक क्वांटिटी है, फोर्स एक क्वांटिटी है, एनर्जी एक क्वांटिटी है, राइट। उसके अलावा मास एक क्वांटिटी है, और क्या क्या है हमारे पास, स्पीड एक क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, राइट। हम इन सबको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो हम डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, जिस भी चीज को, जिस भी कॉन्सेप्ट को मेजर, जिस भी चीज को मेजर कर सकते हैं ना, वो क्या है, एक क्वांटिटी है। सो डिस्टेंस किस तरह की क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर एंड पॉजिटिव क्वांटिटी। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। नाउ द फिजिकल क्वांटिटीज which are defined by only magnitude and no direction are called scalar quantities। अब यहां पर धीरे धीरे टेक्निकल टर्म्स डालने में शुरू करता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट मींस कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप लव को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। आप इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, लव इज अ इमोशन, राइट। सो जितने भी इमोशंस हैं, आप उसके लिए जो है वो एक क्वांटिशेबल डेटा जो है वो नहीं क्रिएट कर सकते, या बहुत कॉम्प्लेक्स होगा उसका, मतलब क्वांटिशेबल डेटा क्रिएट करना। वैसे तो आजकल साइंस जो है वो बहुत ही, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्वेंट और डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। तो मुझे जो है वो सरप्राइज नहीं होगा कि अगर लोग जो हैं वो लव और इन सारे इमोशंस को भी, अगर उसको भी क्वांटिफाई कर लें। बट नेवरदलेस, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की जो चीज़ें जैसे इमोशंस हैं उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन डिस्टेंस जैसी जो ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको आप मेजर कर सकते हैं। और इनका मेजरमेंट, या ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगी, ये दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगी। इनके पास या तो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ठीक है, और दूसरी चीज इनके पास जो है वो डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि वी विल बी स्टडिंग अबाउट वेरिएशंस, चेंजेस विद टाइम, है ना। फिजिक्स में भी हम चेंजेस या वेरिएशन समझेंगे विद टाइम। एंड इफ देर इज अ वेरिएशन, ठीक है, दैट मीन्स देर इज अ चेंज इन पोजिशन। एंड इफ देर इज अ चेंज इन पोजिशन, दैट मीन्स यू कैन क्लियरली पॉइंट आउट द डायरेक्शन, राइट। नॉट इन एवरी केस, समझेंगे आज हम, सभी केसेस में नहीं होता है, बट नेवरदलेस काफी सारे प्रोसेसेस में अगर आपको वेरिएशन नजर आ रहा है, तो आपको उसमें डायरेक्शन भी नजर आएगी, किसी डायरेक्शनल, कोई वो जो वेरिएशन है, वो चेंज है, वो डायरेक्शनल होगा, ठीक है।
बट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें वो वेरिएशन या चेंज डायरेक्शनल ना हो, राइट, उसमें केवल चेंज हो। मैग्नीट्यूड इज व्हाट? चेंज और वेरिएशन in that particular physical quantity, and in case of distance this change is always, क्या है ये change? It is a positive change. That means distance will always increase, distance will never decrease, distance कम नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? That means if you are moving from point A to B, you can never say that I traveled minus 10 kilometers. No, you move 10 kilometers. If point A and B are 10 kilometers apart, you can never say that you have traveled minus 10 kilometer, right? अब प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आप जो है वो सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आप नेगेटिव मूवमेंट दिखा देंगे, नेगेटिव मूवमेंट आप दिखा सकते हैं, ठीक है, बट आप नेगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज अ physical quantity. It's a physical quantity. That means there is a variation. If there is a variation, that means that variation will have certain magnitude. Magnitude का मतलब कि उस क्वांटिटी क्या है? संख्या है, और वो कितनी संख्या है, राइट? 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 10 मीटर है, 10,000 मीटर है, 10 करोड़ मीटर है, ये क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड, राइट? तो किसी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होगा ही, राइट? यानी कि स्पीड है तो कितनी स्पीड है, डिस्टेंस है तो कितना डिस्टेंस है, प्रेशर है तो कितना प्रेशर है, हाइट है तो कितनी हाइट है। ये जो कितना वर्ड है ना, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। एंड इफ दैट फिजिकल क्वांटिटी shows variation, obviously, in majority of cases that physical quantity will be showing certain variation, some sort of variation. And if that variation is not directional, if there is no direction included in that, we will call that variation simply, or we will call that physical quantity to be a scalar quantity, ठीक है। स्केलर इसलिए कहेंगे हम उसे क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो हो गई, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है। अब डिस्टेंस के केस में ले आते हैं। डिस्टेंस के आप कहेंगे सर ये मूव तो कर रहा है, मान लीजिए अगर इस साइड नॉर्थ डायरेक्शन थी तो इस ऑब्जेक्ट ने यहां से, इस बॉडी ने इधर से इधर नॉर्थ में ट्रेवल किया, फिर इधर ईस्ट में, फिर इधर साउथ में, फिर यहां पर ईस्ट में, फिर यहां पर नॉर्थ ईस्ट में, तो यहां पर डायरेक्शन है। तो हमने इस बॉडी का ए से बी तक जब डिस्टेंस मेजर किया तो डायरेक्शन जो है वो क्यों नहीं है डिस्टेंस में, राइट? बट आप ध्यान से देखेंगे कि इस बॉडी ने ए से बी तक मूव किया, राइट? ए से इस पॉइंट का डिस्टेंस नहीं नापा हमने ए से इस पॉइंट का डिस्टेंस नहीं नापा, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस नहीं नापा, राइट? हमने ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस नापा, और ए से बी पॉइंट तक इस बॉडी को पहुंचने में कितनी डायरेक्शंस बदलनी पड़ी? ठीक है, बहुत सारी, मल्टीपल डायरेक्शंस आप देख रहे हैं। इफ दिस इज नॉर्थ तो मल्टीपल डायरेक्शंस बदलनी पड़ी, ठीक है। सो यू कैन नॉट से कि ए से बी तक पहुंचने में ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जो है वो चल रही थी, नहीं, क्योंकि बहुत सारी डायरेक्शंस में ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव किया है इसने, ठीक है। दैट इज वाई जब भी हम डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, सो वी नेग्लेक्ट द डायरेक्शन। हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन हो सकता है कि मल्टीपल डायरेक्शन हो, इसलिए हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करते। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि इसके पास डायरेक्शन ही नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज लेंथ। ये लेंथ है, वी आर कंसीडर्ड विद लेंथ ओनली, कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितना दूरी जो है वो इसने कवर किया। दैट मीन्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्केलर क्वांटिटी क्यों है डिस्टेंस, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए किसी ऑब्जेक्ट ने, मान लीजिए, ये पाथ जो है वो कवर किया, वी विल नॉट कंसीडर द डायरेक्शन, क्योंकि हम इस पाथ की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, दैट इज डिस्टेंस। इस पाथ की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं हम, राइट? कि यहां से लेकर यहां तक कितना मीटर है, यहां से लेकर यहां तक कितना मीटर है, इधर से लेकर इधर तक कितना मीटर है ना, एंड सो ऑन, दैट विल बी द डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है।
मान लीजिए आप अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस नाप रहे होंगे ना जब, और मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, इस सड़क पर आप जो है वो डिस्टेंस नाप रहे होंगे, है ना, तो आप इधर उधर देख के नहीं नापेंगे, आप नीचे नापेंगे, है ना, आप इस सड़क के साथ जो है वो अपना मेजरिंग डिवाइस लेकर चलेंगे, राइट, और फिर इस सड़क के साथ जो है वो आप मेजर करते हुए चलेंगे, और जैसे जैसे पाथ बदलता जाएगा आप उसके साथ मेजर करते चले जाएंगे. सो यू आर नॉट कंसर्न विद द डायरेक्शन एट ऑल, विच एवर डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट took, right? You are not concerned with the direction. That is why distance is a scalar quantity. अब इस पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज है, उनको समझने के लिए आपकी जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होनी चाहिए, राइट. और पॉजिटिव क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, प्रेशर नेगेटिव में हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है. कभी आपने देखा कि ए से बी तक पहुंचने के लिए -10 किलोमीटर चलना होगा, अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो मूवमेंट पॉजिटिव ही होगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो पॉजिटिव मूवमेंट ही होगी, आपने डिस्टेंस कवर ही किया होगा, आपके शरीर में से 10 किलोमीटर माइनस नहीं हो जाएंगे, है ना, हो ही नहीं सकते, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है. इन सबको एक एक करके समझाऊंगा, राइट. स्पीड क्या है, मास क्या है, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सबको एक एक करके समझाऊंगा कि ये स्केलर क्यों है, आज के टॉपिक में नहीं, इवेंचुअली ये एक एक करके ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो धीरे धीरे अनफोल्ड होती जाएंगी. नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी. अब जिस तरह स्केलर में क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, सो दैट मीन्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड वहां पर भी होगा, ठीक है. बट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड अ वेक्टर क्वांटिटी इज दिस, बिल्कुल सिंपल है. वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही ऑब्वियसली, बट उसमें डायरेक्शन भी हो, ठीक है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. The physical quantities which are defined by magnitude and direction both are called vector quantities, जैसे कि displacement, velocity, force, momentum, etc. ठीक है, आगे समझाऊंगा ये फोर्स, मोमेंटम क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सबको समझेंगे हम. पर डायरेक्शन वाले फंडे को समझते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में किसी व्यक्ति को, अगर उसने ये पाथ अगर चूज किया है, तो इस पाथ की अगर आप लेंथ नाप रहे हैं तो यू आर नॉट कंसर्न विद डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन इसने ली, आप मुंह नीचे करके चुपचाप जो है वो लेंथ नाप रहे हैं, बस आपने डायरेक्शन देखा ही नहीं इधर उधर किस डायरेक्शन में वो गया, राइट. बट अगर मैं आपको कहूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, सो यू विल से कि अगर आप इस दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है. नाउ दिस स्ट्रेट लाइन विल हैव अ डायरेक्शन, कि ये स्ट्रेट लाइन किस डायरेक्शन में थी, मान लीजिए इस साइड नॉर्थ है ना, सो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो ईस्ट की तरफ थी, इट विल हैव अ सर्टेन डायरेक्शन. खैर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा. बट वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली होगा ही, कितनी है ना, कितना जो बताएगा, दैट मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन एक सर्टेन डायरेक्शन में आपको वो फिजिकल क्वांटिटी वेरिएट करती हुई नजर आएगी. अब वो डायरेक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ हो, वो डायरेक्शन जो है वो बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, कि फोर्स की जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन में है, जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट है, राइट. दैट जब आपको फ्रिक्शन समझाऊंगा तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. बट अभी वेक्टर को केवल इतना समझिए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही ऑब्वियसली, बट वो किसी एक डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी, आप उसकी मेजरमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे, एंड दैट डायरेक्शन नॉट नेसेसरली नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, बट रिलेटिव डायरेक्शंस भी हो सकती हैं, मतलब कि फोर्स के अगेंस्ट और फोर्स के साथ में, राइट, विद द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स, ये दोनों क्या है, डायरेक्शंस है, ठीक है. तो अगर मान लीजिए ये बॉडी इस साइड मूव कर रही है और इसके ऊपर अगर आप मूव कर रहे हैं इस तरह, तो आप जब फ्रिक्शन को मेजर करेंगे दैट फ्रिक्शन विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, ठीक है. खैर डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या है,
डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, राइट। अब मैंने आपको नॉर्थ का एग्जांपल लेकर बोला था, बट दैट वाज रियली नॉट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वाला फंडा जो है वो यहां पर नहीं लग रहा है, राइट। नाउ if we have 2 points A and B, what will be the shortest distance between them, right? What will be the shortest distance, क्या होगा उसके बीच में? अगर आप A से B को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन क्या है? इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन A से B की तरफ है, समझ रहे हैं? इट्स नॉट दैट कि ये ईस्ट की तरफ है, राइट। इट्स स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन क्या है? डेफिनेट पाथ है। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक डेफिनेट पाथ है ना। ए से बी की तरफ जो है वो डेफिनेट पाथ है, सेम गोज फॉर बी से ए की तरफ जो है वो क्या है? डेफिनेट पाथ है। दैट इज व्हाई वी विल कॉल डिस्प्लेसमेंट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। दो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट पाथ, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? इफ वी जॉइन दीज टू पॉइंट्स विद अ स्ट्रेट लाइन, राइट, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस डायरेक्शन इज यूज्ड इन इट्स रिप्रेजेंटेशन। क्या डायरेक्शन है? अब डायरेक्शन इज नॉट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन की ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, बी से ए की तरफ डायरेक्टेड है, राइट। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। अब डिस्टेंस केवल पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये ए से बी तक गया, दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एंड इन दिस केस दिस वाज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 में, मतलब कहने का मतलब कि आप जब उसे उसकी क्वांटिटी निकालेंगे तो आपको पॉजिटिव में नजर आएगी। मान लीजिए अ बॉडी स्टार्टेड विद पोजीशन ए, इट वेंट टू पोजीशन बी एंड देन केम बैक टू पोजीशन ए अगेन, राइट। बी तक गया और फिर ए पर वापस आ गया। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है वो किसी एक बॉडी के मोशन का अगर रहा होगा तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो अगर कोई बॉडी ए से चली, बी पर रुकी और बी से वापस ए पर आ गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है, मूवमेंट तो हमें देखने को मिला ही नहीं, राइट। वी विल कॉल इट अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर कोई बॉडी ए से चली, बी पर पहुंची और वापस आई तो सी पर। ये बिल्कुल ना बेसिक एग्जांपल है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का। वैसे अभी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्सप्लोर नहीं करवाना चाहता था आपको, आगे आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, बट बिल्कुल बेसिक है। ये पॉइंट भी आगे मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर दूंगा, देखिएगा। ए से चली, बी पर पहुंची और फिर बी से सी में आई, राइट। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर जो है वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस केस में ये होना चाहिए, राइट। चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो आगे आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे हम, ग्रेविटेशनल वाले पॉइंट पे और वेव मोशन में हमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा, तो वहां पर हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नेवरदलेस आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में केवल क्या ध्यान रखना है अभी कि वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? नाउ जैसे कि मैंने बोला कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो, स्पीड क्या है? इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इट इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। ए से बी तक जाने में किसी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, ठीक है। ए से बी तक डी डिस्टेंस कवर करने में किसी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, दैट विल बी नोन एज स्पीड, राइट। सो डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट इज नोन एज स्पीड। तो
स्पीड s इज इक्वल टू डी ओवर टी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके लिए तीनों फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाउ स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कैसे आप बताएंगे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि हमने ए से बी तक का डिस्टेंस देखा, क्योंकि हमने पहली बात तो डिस्टेंस को कंसीडर किया, राइट, कि कितना डिस्टेंस जो है वो इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। तो पहला तो यहां पर ही गिव आ गया कि स्केलर है, राइट। दूसरी चीज, हमने इसके डायरेक्शन का लेना देना देखा ही नहीं, राइट। ए से बी की तरफ जा रही थी, इट वॉज डायरेक्टेड, द ऑब्जेक्ट वॉज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, राइट, बट इट डजेंट मीन कि द ऑब्जेक्ट टुक अ स्ट्रेट पाथ, राइट। ऑब्जेक्ट जो है वो एक कर्व्ड, एक, समझ रहे हैं, एक इस तरह के पाथ से भी जा सकती है। तो द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये पूरा डिस्टेंस जो है वो कितना था, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, right, per unit time, and the actual time taken by the object from time taken by the object to reach at point B or the final position from initial position or from point A, right, that is known as speed। तो स्पीड में कहीं डायरेक्शन की बात आई, डायरेक्शन क्या है कि A से B की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमने A से B की तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तो बात ही नहीं करी। हमने बोला कि जो एक्चुअल पाथ था, उस एक्चुअल पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगा है, राइट, एक्चुअल पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगा है। और फिर अगर आप पर यूनिट टाइम निकालेंगे कि एक्चुअल पाथ जो है वो, दैट मींस मान लीजिए एक्चुअल पाथ को कवर करने में उसको, मान लीजिए एक्चुअल पाथ 100 किलोमीटर था, है ना, और एक्चुअल पाथ को कवर करने में मान लीजिए उसको 10 घंटे अगर लग रहे थे, ठीक है, तो 1 मीटर ऑफ दैट पाथ को कवर करने में उसको कितना सेकंड लग रहा, दैट इज स्पीड। ध्यान से देखिएगा, अगर द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड वाज 100 किलोमीटर्स एंड द एक्चुअल टाइम टेकन टू कवर दैट 100 किलोमीटर्स वाज 10 आवर्स, सो स्पीड क्या होगी, स्पीड विल बी द, स्पीड क्या होगी, इट विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी। किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और क्या होगा ये कि किस रेट पे, समझ रहे हैं, स्पीड क्या है, किस रेट पर चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस, कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, किस रेट पे, यानी कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, दैट इज स्पीड। 100 किलोमीटर चली 10 घंटे में, तो 1 मीटर कितने सेकंड में चल रही थी, दिस इज स्पीड। रेट पता करना है हमें कि 1 मीटर में कितना सेकंड चल रही, सॉरी 1 सेकंड में कितना मीटर चल रही थी, ठीक है, दैट इज स्पीड। और ये इसकी एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकंड, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बात करते हैं वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या है, देयर विल बी अ सर्टेन डायरेक्शन इंक्लूडेड, राइट। देखते हैं वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं क्या है। आई होप आप स्पीड को समझ सके होंगे। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब मान लीजिए ए से बी की तरफ कोई चीज मूव कर रही है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक जो है वो डेफिनेट डायरेक्शन है कि वो ए से बी की तरफ ही मूव कर रही है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो ए से पहले सी जाएगी, फिर सी से डी जाएगी, फिर डी से ई जाएगी, फिर ई से एफ जाएगी, फिर एफ से जी जाएगी, फिर बी पे पहुंचेगी, नहीं, ठीक है। वो ए से बी की तरफ मूव कर रही है, दैट मीन्स डेफिनेट है उसका मोशन। अब ए से बी की तरफ मूव कर रही है, अगर डेफिनेट है पाथ, दैट मीन्स वी विल नॉट कैलकुलेट द डिस्टेंस बट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बिकॉज वी हैव डेफिनेट पाथ। तो ए से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट है एंड दैट डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या है पर यूनिट टाइम, राइट। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सिंपल एज दैट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और एसआई यूनिट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, है ना। यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, नॉट डिस्टेंस। क्यों, बिकॉज वी हैव अ डेफिनेट पाथ हियर
एंड एसआई यूनिट इज अगेन मीटर पर सेकेंड, कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में हुआ, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि 1 सेकंड में कितना मीटर डिस्प्लेस हुई वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्प्लेस हो रही है कहने का मतलब इट इज मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एक्सेलरेशन का। बहुत ही प्यारा और सुंदर कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन। आज हम एक्सेलरेशन तक ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सर्कुलर और रोटेटरी सर्कुलर मोशन के बारे में बताऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में बताऊंगा, राइट। नाउ एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अब देखिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो यहीं से इनिशियल पॉइंट से एक ही रफ्तार में जाएगी, वो मतलब एक ही स्पीड में बी पॉइंट तक जाएगी, नहीं ना। वो स्पीड जो है वो धीरे धीरे गेन करेगी, है ना। अगर आप प्लॉट करेंगे तो वो स्पीड जो है वो धीरे धीरे गेन करेगी, वो एक कांस्टेंट स्पीड तक पहुंचेगी, फिर उस पर ट्रेवल करेगी, हो सकता है स्पीड कम हो जाए, फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड पर चलेगी, फिर इंक्रीज करेगी। सो दिस इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इंक्रीज ना होकर डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए डिक्रीज भी हो रहा है। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। नहीं समझे आप, कोई बात नहीं। आप किसी व्हीकल में बैठे होंगे, बस में, गाड़ी में, राइट। अगर आप मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर आप चला रहे हैं या बैठे हैं किसी व्हीकल में, तो ऐसा तो है नहीं जैसी वो गाड़ी स्टार्ट हुई थी तुरंत 60 किलोमीटर पर चल पड़ी थी, नहीं। वो 0 से 10 पर पहुंची, 10 से 20 पर, 20 से 30, 30 से 60, राइट, है ना। सो स्टेशनरी पोजीशन से एक सर्टेन वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए जो वेरिएशन आया किसमें, वेलोसिटी में, विद टाइम, कि कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में बदली। समझे आप, नहीं समझे, ध्यान से देखिएगा कि 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक की वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। मान लीजिए रास्ता एकदम खुला था, आपने पंजा पूरा दबा दिया, है ना, 0 से 60 किलोमीटर तक पहुंचने में 4 सेकंड लगे गाड़ी को, लेकिन ट्रैफिक था, साथ में घर वाले बैठे थे, ठीक है, आपने थोड़ी आराम से जो है वो क्लच छोड़ा, ठीक है, दैट मीन्स आपने जो है वो इस बार 10 सेकंड लिए 0 से 60 सेकंड पर पहुंचने में। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहां पर जो है वो बहुत तेजी से गाड़ी एक्सेलरेट करी, बहुत तेजी से वेलोसिटी जो है वो चेंज आया उसमें, ठीक है। इस केस में द चेंज इन वेलोसिटी वाज स्लो। सो द चेंज इन द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम और द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। सेम गोज फॉर, मान लीजिए बिल्कुल आगे आपके कोई जो है वो, आप गाड़ी चला रहे थे, सामने कोई आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई किसी सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक मार ली, राइट, आपने एकदम खड़ी ब्रेक मारी। सो 60 किलोमीटर से 0 तक पहुंचने में मान लीजिए 4 सेकंड लगे, ठीक है। दूसरे केस में आराम, आपने देखा कि दूर जो है वो गाड़ी कोई खड़ी है, मैं धीरे धीरे जो है वो हॉल्ट करूंगा, आपने 10 सेकंड लगाए, ठीक है। यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। अब मैं वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन, कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है ना, तो किसी डायरेक्शन में कर रही है ना, किसी डायरेक्ट, या मान लीजिए एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शनल क्यों होगा या फिक्स्ड पाथ पर ही होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, राइट, किसी बॉडी की स्पीड आप कब नापते हैं, इनिशियल से फाइनल के बीच में टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर, पर यूनिट टाइम में कितना, मतलब डिस्टेंस जो है वो पर यूनिट टाइम में कितना कवर किया था, दैट इज स्पीड। बट वेलोसिटी इज डायरेक्शनल, कि एक डायरेक्शन में आपने जैसे ही एक्सेलरेट किया तेजी से, या एक्सेलरेटर पर आपने जोर से जो है पंजा रखा, आपकी गाड़ी बहुत तेजी से स्पीड पकड़ने लगी, दैट इज डायरेक्शनल, ठीक है। सेम गोज फॉर, आपने ब्रेक्स को पैनिक ब्रेक किया, आपने बहुत जोर से आपने जो है वो ब्रेक पेडल को दबाया, और वो बहुत तेजी से क्या होगी, डिसेलरेट हो गई। एक्सेलरेट एंड डिसेलरेट, डिसेलरेट इज व्हाट, द डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन इज व्हाट, द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। नेवरदलेस द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन, राइट। आई होप एक्सेलरेशन आपको क्लियर हुआ होगा।
क्योंकि क्योंकि आपने एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो है वो फील किया ही होगा। ठीक है, आप जो दौड़ते भी हैं ना, जो अगर आप व्हीकल में ना भी बैठे हो, अगर आप दौड़ते भी हैं तो आपने क्या किया, अपनी बॉडी को एक्सेलरेट किया। ठीक है, आपने किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया ना, समझ रहे हैं? इसीलिए वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं हम स्पीड को कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि आपने किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया, एक फिक्स्ड पाथ पर आप एक्सेलरेट कर रहे थे, राइट? एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच एन object speeds up or slows down. Acceleration is the rate of change of velocity with time, right? If the object speeds up, it is said to have positive acceleration. और अगर वो ब्रेक कर रही है, if the object slows down, it is said to have negative acceleration, also called retardation, right? So deceleration and retardation are terms for negative acceleration. Acceleration is also a vector quantity because we consider velocity, not speed here. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, क्योंकि वेलोसिटी की क्या है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड अगर आप लेंगे, है ना, मीटर पर सेकंड, दिस इज वेलोसिटी ना, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट? वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या है, सेकंड। दैट विल इन टर्न गिव यू एक्सेलरेशन टू बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, राइट? नाउ ये पर सेकंड स्क्वायर, एस इज फॉर टाइम एंड एम फॉर द डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, राइट? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहां पर मैं अपना सेशन जो है आज का ये खत्म करता हूं। अदरवाइज वी हैव फर्दर, हम सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, बट सर्कुलर मोशन ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर, सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या है, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, we will discuss this in the next topic। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। वीडियोस अच्छी लगती है मेरी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं। देखिए, ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स है, सब फंडामेंटल्स आपको इतनी बारीकी से, इतने छोटे छोटे चीजों को आपको और कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट चैनल पर, अनअकैडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर ये कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स तक ये सभी पॉइंट जो है वो पहुंच सके। नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन हम कवर करेंगे, उससे नेक्स्ट टॉपिक में वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट? ओके, सो आज के टॉपिक को यहाँ मैं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।